हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें क्या फ़ायदे रहते हैं ये डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर गिवन इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नंबर वन, पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। हर एक कंट्री को ये फ़ायदा रहता है कि जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो हमारी करेंसी हमारी डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलेगी ना, उसके हिसाब से तो नहीं चलेगी कि दूसरी करेंसी क्या कर रही है। समझ गए बात। तो इसमें क्या रहता है, हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपने हिसाब से बना सकती है। ठीक है, एवरी कंट्री इज फ्री टू चॉक आउट इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिपेंडेंटली अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हर एक कंट्री अपनी अलग तरीके से विदाउट इंटरफेयरिंग, मतलब विदाउट किसी और की इंटरफेरेंस अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकती है। अ कंट्री इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अनदर कंट्री। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में किसी और कंट्री में कुछ भी हो रहा है उसका असर तो पड़ता है, मगर अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज खुद बना सकती है, इंटरफेरेंस नहीं रहती। इफ द कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस ऑफ अ कंट्री इन्फ्लुएंस another country, then such countries can introduce flexible exchange rate which nullifies the impact of other country या अदर करेंसीज। तो अगर किसी कंट्री में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है तो हम अपनी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर अपनी करेंसीज को इस हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकते हैं, उनके हिसाब से नहीं बना सकते। समझ की बात। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमें दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता था। द सेम इज नॉट पॉसिबल अंडर स्टेबल एक्सचेंज रेट या फिक्स एक्सचेंज रेट। माफ़ करना, मैं ये बोल गया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ऐसे नहीं बना सकते थे, जल्दी जल्दी में। फिक्स एक्सचेंज रेट में हम अपनी पॉलिसीज़ खुद नहीं बना सकते थे। हमारी पॉलिसीज़ जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती थी वो दूसरे कंट्री पे डिपेंड करती थी। समझ की बात। अब ऐसा नहीं होता। फ्लेक्सिबल सिस्टम में हर एक कंट्री को फ्रीडम मिलती है कि वो अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकती है। नेक्स्ट आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। In case of flexible exchange rate, the level of employment and prices in the country can be stabilized and full employment situation can be created. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, हम अपनी जो इकॉनमी है वो अगर फ्लक्चुएट कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर जा रही है, तो हम अपनी कंट्री में प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और जो क्या कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको मेंटेन करवा सकते हैं। किस तरीके से? इट इज़ सो बिकॉज रेट ऑफ एक्सचेंज कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो हम अपने एक्सचेंज रेट को मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ट्यून इन कर सकते हैं ताकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ के जो मोटिव्स हैं वो हासिल हो सकें। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट को कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ज़्यादा करेंगे, या फिर जो अपनी करेंसी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करेंगे या सप्लाई को बढ़ा देंगे। समझ गए बात। इस तरीके से हथकंडे अपनाएंगे ताकि हमारी करेंसी का जो रेट है वो उस हिसाब से रहे कि हमारे कंट्री में ग्रोथ भी हो और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी मेंटेन रहे। इट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो मतलब हम अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सबको पता है कि हर एक कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अलग टाइम पे अलग अलग रहती हैं। समटाइम्स द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ट्रेड एट्सेट्रा राइजेज इन द कंट्री एंड एट अदर टाइम्स इट फॉल्स। कुछ टाइम पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट ये बढ़ जाते हैं, कुछ टाइम पे गिर जाते हैं। कंसिक्वेंटली इन अ बिड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, कंट्री हैज़ ईदर टू रिजॉर्ट टू डिवैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। तो इन सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए कंट्री को क्या करना पड़ता है, डिवैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन करनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल है सिर्फ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। फिक्स एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन पॉसिबल ही नहीं थी। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट मेरिट है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है और डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी हर जगह एक्सेप्टेबल है। समझ की बात। द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। हर एक थ्योरी पे अप्लाई होता है डिमांड एंड सप्लाई। इफ द एक्सचेंज रेट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, दिस प्रिंसिपल कैन डिटर्मिन सक्सेसफुली द रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सब कुछ छोड़ दिया जाए तो एक्सचेंज रेट खुद ही डिटर्मिन कर लेगा अपने आप को डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो मेरिट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज को तय करता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं तय करता, या फिर फिक्स एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया होता है उस हिसाब से तय नहीं करता। बट इसकी डीमेरिट में यही पॉइंट लिखेंगे, डिमांड सप्लाई तो हर 2 मिनट पे चेंज आता है, तो फ्लक्चुएशंस होती हैं, अनस्टेबिलिटी आती है, वो इसका डीमेरिट हो गया। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। Since foreign exchange and the internal economic situation of a country are largely influenced by balance of payment,
and to restore equilibrium in balance of payment is the sole function of exchange rate. Hence, to allow this equalizer to operative independently and automatically will be more befitting. सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को छोड़ देंगे, अपनी इकोनॉमी के एक्सचेंज रेट को छोड़ देंगे, तो वो एक्सचेंज रेट आएगा जो ऑप्टिमल होगा, उससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन बेटर हो सकती है। ये कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है। बाकी इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमें अपने एक्सचेंज रेट को हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा ताकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही कर पाएँ। समझ की बात? तो IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह कहते हैं कि भाई हम अपने जो एक्सचेंज रेट है इनको कंट्रोल ना करें, डिमांड सप्लाई के हिसाब से छोड़ दें। मगर उन कंट्रीज़ को रियायत दी हुई है जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब रहते हैं, उनको रियायत दी हुई है कि तुम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपनी करेंसी को छोड़ दिया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट लॉन्ग टर्म में अपने आप बराबर आ जाएगी। BOP कैन बी बैलेंस्ड ओनली इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ अलाउड टू एडजस्ट इटसेल्फ एज पर द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसके हिसाब से डिमांड सप्लाई चेंज होती रहेगी और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। मगर कुछ इकोनॉमिस्ट इसको नहीं मानते, वो कहते हैं डिमांड सप्लाई के चेंज होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ख़राब होता है तो वो ख़राब ही होता रहेगा, जब तक सरकार कोई स्टेप नहीं लेगी तब तक वो क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो इससे इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ती है, ये पॉइंट है। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव no need to keep large reserves of gold or अदर वैल्यूएबल मेटल्स। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है और उस कंट्री में कितना सोना है उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। तो जब सोने के ऊपर बेस्ड नहीं है तो हम सोने की ट्रांजैक्शन बाहर कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा करेंसी ले सकते हैं और कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी कुड बी फाउंड। Speculators of the foreign exchange would also able to supply foreign exchange सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज रिक्वायर्ड। तो जब सोने की टेंशन ही नहीं है, जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है, तो हर एक कंट्री के पास जो सोना होगा कुछ क्वांटिटी वो फ्री हो जाएगी, जिसको वो बाहर बेच के बाहर से पैसा ला सकती है और अपने कंट्री की डेवलपमेंट कर सकती है। तो जब भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे कई प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वो लिंक आप नंबर वाइज पढ़ते हैं तो ही आपको फ़ायदा रहेगा। अगर नंबर वाइज नहीं पढ़ते तो आप बीच बीच में से टॉपिक करते हैं तो कई चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं। अगर इंटरलिंक्ड स्टडी नहीं की जाएगी फिर आपको समझ नहीं आ पाएगी। तो मेरी तो ये आपसे गुजारिश या रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप वीडियो में टपकें या सीधा आपको सर्च में मिल जाए, आप नंबर वाइज वीडियो देखिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर वाइज देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा वो टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय।